हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। यदि आपने वो क्लास नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से उस क्लास को कर सकते हैं। हमने आपको कल बताया था कि 30 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा था सरकार यदि यह मांगे नहीं मानेगी तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वही हुआ, सरकार ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। अतः गांधी जी ने साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक की जिसमें निर्णय लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। जैसे ही गांधी जी ने घोषणा की, सरकार ने दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः गांधी जी को एहसास हो गया था कि अब आंदोलन चलाना अति आवश्यक हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने एक औपचारिकता निभाते हुए एक पत्र वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा। उसमें लिखा कि आप 11 मांगे मान लीजिए, नहीं तो हम 12 मार्च को कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन पत्र में कोई असंतोषजनक उत्तर नहीं आया। इस पर गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। गांधी जी ने विवश होकर कानून तोड़ने का एक आदर्श और रचनात्मक तरीका अपनाया। क्या था वो तरीका? उन्होंने दांडी मार्च की। दांडी मार्च कब से कब तक होती है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, इसमें कुल कितने सहयोगी थे याद रखिएगा, 78। और दिन पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा 24 दिन की यात्रा थी। तो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। वे गांव-गांव होते हुए 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नौसारी जिले में दांडी गांव के समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पानी से पृथक नमक की कोई कीमत नहीं है, वह पानी का ही एक अंश है जिस पर सरकार कर लगाती है और करोड़ों लोगों को भूखा मार देती है। यह अत्यंत अमानवीय, आवेगपूर्ण और मानवता के विरुद्ध कार्य है। ठीक है, गांधी जी के इन बातों से सत्याग्रह का सूत्र एकदम स्पष्ट हो गया। लोगों ने अपनी अपनी जगह पर सरकार का असहयोग करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कॉलेजेस छोड़ दिए, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी, सरकारी दुकानों पर धरना दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा को यानी दांडी यात्रा को किससे तुलना किया? नेपोलियन की पेरिस से अल्वा यात्रा की। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया बम्बई में, क्योंकि वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। धरना मुंबई में। जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार हुए, ऐसा नहीं है कि आंदोलन रुक गया। सरोजनी नायडू ने इसे जारी रखते हुए गांधी जी के पुत्र मणिलाल और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना की ओर उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसी समय पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें क्या हुआ, 2 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई। इसका उल्लेख बेब मिलर ने किया है। उन्होंने बड़ी मार्मिक टिप्पणी की है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा पत्रकार उपस्थित था? आपको याद रखना है, बेब मिलर उपस्थित था। ठीक है, इन्होंने लिखा कि धरना जैसा भयानक नृशंस दृश्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। ठीक है, दक्षिण भारत में भी यह आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के नेता थे राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह केरल के नेता के कलप्पन टी.के. माधवन ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तथा तिरुचिरापल्ली में वेद नारायण ने नमक यात्रा आरंभ की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आंदोलन की व्यापकता बढ़ चुकी थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखिएगा, इनके कई नाम हैं। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से बुलाया जाता है, फ़ख्र ए अफगान के नाम से बुलाया जाता है, साथ में बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। इसी की मदद से इन्होंने आंदोलन में लोकप्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, साथ में ही जो नागा साधु थे उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। उन्होंने यदु नाग के नेतृत्व में विद्रोह किया। लेकिन ये जो आंदोलन था वो हिंसक हो गया और इनको पकड़कर यदु नाग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। और यहीं पे समझ लीजिए नागाओं का जो आंदोलन था वो खत्म हो गया।
इन्हीं की बहन थी यदुनांगी रानी गिडालू, जिन्होंने पूर्वोत्तर में खासकर मणिपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन इन्हें भी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास दे दिया गया, और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये जेल में ही रही, और देश की आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद इन्हें रिहा किया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था भी कि गांधी जी मुंबई में गिरफ्तार हो गए थे, तो डेट क्या थी, 6 मई 1930 को। ठीक है, इन्हें पूना के यरवदा जेल में रखा गया था। ठीक है, चूँकि स्टूडेंट ने स्कूलों का बहिष्कार किया था और उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, इसीलिए सरकार ने कनंगम सर्कुलर निकाला। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के जो भी बच्चे या वकील, सरकारी नौकरियां ये सब छोड़ चुके थे, उनको उनके कार्यों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, और इसके लिए असम में स्पेशली स्टूडेंट के लिए एक और कनिंगम सर्कुलर लाया गया, जो छात्रों के बीच में काफ़ी कुख्यात हुआ। इसमें तत्कालीन आंदोलनरत किसी भी छात्र को अपने अभिभावक द्वारा एक सद्व्यवहार का करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता था बनवा कर, कि आपका स्टूडेंट इस तरह की या आपका बेटा इस तरह की किसी भी कार्रवाई में अगर संलिप्त पाया गया तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। ठीक है, कब से कब तक होता है? गोलमेज सम्मेलन क्या थे, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, अब उसको रखा गया था, उस रिपोर्ट को सरकार के सामने रखा गया था, जिसके बाद रखा गया था कि क्या क्या सुझाव हैं भारतीयों के। ठीक है, तो इसमें कब से कब तक हुआ था, डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। कब से कब तक तो नहीं, लेकिन ईयर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और कब से कब तक चला था, जनवरी 1931 तक। ठीक है, इसमें प्रतिनिधि 89 शामिल थे, जिसमें भारत से 57 थे, 16 प्रतिनिधि रियासत के प्रतिनिधि थे और 16 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे, जॉर्ज पंचम थे, और स्थान क्या था, लंदन में था ये, सेंट जेम्स पैलेस में। अध्यक्षता उस समय के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटिश के, वो कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर पार्ट ले रहे थे, मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उदारवादी दल से CI चिंतामणि थे, हिंदू महासभा से डॉक्टर जयकर शामिल थे, सिख समुदाय से संपूर्ण सिंह शामिल थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस में इसने हिस्सा नहीं लिया था, तो इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, और जो अंबेडकर थे वे अनुसूचित जातियों हेतु पृथक निर्वाचन चाहते थे। मुस्लिम प्रतिनिधि भी एक ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। चूँकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन को मान्यता नहीं दी थी, अतः कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन को निरर्थक बना दिया था। विपिन चंद्रपाल ने कहा भी था कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई भी सम्मेलन वैसा ही है जैसे राम के बिना रामलीला का आयोजन कर दो। ठीक है, इसीलिए यह बात वायसराय को भी समझ आ गई। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत हुई। ठीक है, और इसमें क्या, उसको क्या बोला गया, याद रखिएगा, दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता तो कहा ही जाता है। इसमें दोनों ही व्यक्तियों ने सिग्नेचर की, हस्ताक्षर किए। क्या क्या था इसमें, कि सरकार सभी राजनीतिक बंधुओं को रिहा कर देगी, ये गांधी जी की मांगे थी। साथ में आंदोलन के दौरान जिन जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिए थे अपनी नौकरियों से, सरकार उन्हें पुनः वापस नौकरियों में रख लेगी, नमक बनाने की छूट दी जाएगी लोगों को, सबने। और उन्होंने क्या कहा था इरविन ने, कि सबने अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ेगा गांधी जी को, और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन यदि कांग्रेस इस समझौते को नहीं मानेगी तो सरकार पुनः कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। कांग्रेस द्वारा जो आप जानते हैं 26 जनवरी 1929 को संपूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था, उस बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई थी। इसीलिए खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ वामपंथी नेता काफ़ी नाराज थे, काफ़ी दुखी थे, क्योंकि सरकार ने इस तरह की किसी भी महत्वपूर्ण मांग को नहीं मांगा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी को गांधी जी ने आजीवन कारावास में बदलने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सरकार ने ये भी बात नहीं मानी। ठीक है, और इससे गांधी जी की और कांग्रेस की उस समय कटु आलोचना हुई। फिर भी एक बड़ा दबाव था कि सरकार पर, कि वो मजबूर हुई गांधी जी से बात करने के लिए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का दर्जा दिखा रहा था।
अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सॉरी कांग्रेस का नहीं, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लेना स्वीकार किया था। ठीक है, इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। 29 मार्च 1931 को होता है। स्थान क्या है? कराची। अध्यक्षता याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो इसमें क्या क्या स्वीकारा गया था? पूर्ण स्वराज स्वीकारा गया था, चूँकि अभी गांधी इरविन पैक्ट जो पास हुआ था तो वो कांग्रेस के मन से उसका सबके द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था, तो गांधी इरविन पैक्ट भी पारित किया गया। साथ में मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी रखे गए। तो ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस में पारित हुए थे, तो आपको रखना है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद जैसा कांग्रेस ने स्वीकार किया था द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में शामिल होने का, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाता है। कब से कब तक होता है याद रखना है आपको, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, इसमें 31 प्रतिनिधि शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? मुख्यतः सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, साथ में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी तो थे ही। ठीक है, तो गांधी जी अन्य जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनके साथ MS राजपूता जहाज से, नाम याद रखिएगा, MS राजपूताना जहाज से 12 सितंबर को लंदन पहुंचे। गांधी जी ने सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, परंतु अपने जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, तो इन ताकतों ने इस सम्मेलन को असफल कर दिया। अंग्रेजों ने भी सांप्रदायिकता के प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी, क्योंकि उनका काम ही वही था, फूट डालो राज करो, तो जानबूझ के जो भी बंटवारे की बात करता था उनको और सपोर्ट देते थे। ठीक है, जिन्ना, आगा खां, अंबेडकर, सिख आदि अपने हितों की ओर ध्यान दे रहे थे, अपनी समुदाय के हितों की ओर ध्यान दे रहे थे, पूरे भारत के बारे में नहीं। गांधी जी के विरुद्ध सभी ने मिलकर एक मोर्चा तैयार कर रखा था। गांधी जी की इसलिए आदर्शवादी बातें वहाँ पर निरर्थक सिद्ध हुई। सम्मेलन विफल हो गया। ठीक है, और रैमजे मैकडोनल्ड ने भारत के लिए एक अलग से योजना बना रखी थी। उन्होंने कहा कि संघीय केंद्र स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है, साथ में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पे कम्युनल अवार्ड भी था, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि सांप्रदायिक तरीके से निर्वाचन प्रदान करना अलग अलग वर्ग को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई खास निर्णय तो निकला नहीं था, सरकारी रुख के कारण और जो विभिन्न भारत से प्रतिनिधि गए थे उनके रुख के कारण असफल हो गया था। गांधी जी निराश थे। वे 1931 को वेंसिटियाना नामक इटली के पोत से भारत लौटे। उनके स्वागत हेतु भीड़ आई। भीड़ को देखकर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, जब गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में गए थे तो उसी समय फ्रैंक मॉरिस ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये अर्धनंगा फकीर है और इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात करते हुए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां देखते हुए चढ़ते हुए देखना एक अपने आप में अनोखा और अजीब है। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी जब वापस भारत आते हैं तो वो वायसराय से मिलने के लिए गांधी जी एक पत्र लिखते हैं इरविन को कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास में कि गांधी जी से मिलने के लिए मना कर दिया उन्होंने। ठीक है, हालांकि इसके बाद ऐसा कई बार हुआ, लेकिन ये पहली बार अवसर था। अतः गांधी जी ने क्या किया, 4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन जनता में और कांग्रेस में कोई अब उत्साह नहीं बचा था उतना। अतः गांधी जी ने उसे फिर से वापस ले लिया। अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने इसीलिए अपनी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया और पूरा ध्यान हरिजनों के उद्धार में लगा दिया। ठीक है, इसी समय आता है क्या, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक निर्णय, याद रखिएगा। ठीक है, कब आया था, डेट पूछी जाती है, 14 अगस्त 1932 को। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति पर ध्यान देना प्रारंभ किया। इसी नीति के तहत भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अंग्रेजी सत्ता का समर्थन मिल रहा था। इस नीति का खुलासा 14 अगस्त 1932 को
प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करने से हुआ। इसमें प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु पृथक निर्वाचक मंडल तथा विधान मंडलों में सीटें सुरक्षित की गई। जब देखिए सबको अलग अलग निर्वाचन स्थान मिल जाएगा, सबको अलग अलग विधानसभा में सीटें मिल जाएंगी, तो लोग अपने या कोई एक वर्ग है वो अपने हित पे ध्यान देगा, ना कि समग्र भारत के बारे में सोचेगा। ठीक है। इस निर्णय से जो मुस्लिम थे, सिख थे, वे दलित वर्ग, इन सबको एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में ला दिया गया था। वो खासकर सिख और दलित अब हिंदू नहीं थे, वो सिख थे और दलित थे। ठीक है। इनको इस तरह की अलग कैटेगरी में बांट दिया था अंग्रेजों ने। जैसे ही ये निर्णय आता है, गांधी जी बेहद दुखी होते हैं। सबसे दुखद पहलू यह था कि उनको लगा कि इससे तो मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी ही, साथ में सिख भी अलग हो जाएंगे और अल्पसंख्यक भी अलग हो जाएंगे, और जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा है वो कमज़ोर पड़ेगा। ठीक है। तो गांधी जी ने इसकी प्रतिक्रिया में आमरण अनशन शुरू किया। याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932 को। ठीक है। और जैसे ही इन्होंने अनशन शुरू किया, उनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत तेज़ी से गिरने लगा। ठीक है। भारतीय नेता इससे चिंतित हो गए। ठीक है। भारतीय नेता अंबेडकर के पास गए समझौता वार्ता करने के लिए कि आप इस तरह की मांग को, दलित के लिए अलग से निर्वाचन मंडल और सीटों की सुरक्षित, जो विधानमंडल में आप सीटें मांग रहे हैं उसको मत मांगिए। ठीक है। बड़ी मुश्किल से अंबेडकर मान गए और उसके बाद होता है पूना पैक्ट। याद रखिएगा। ठीक है। तो किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रम से लगाने को आ जाता है, तो आपको याद रखना है। आमरण अनशन 20 सितंबर को करते हैं, उसके 6 दिन बाद ही पूना समझौता होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास के अथक प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर अपनी कुछ शर्तों पर गांधी जी से समझौता करने के लिए राजी हुए। तो ये नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। और इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में क्या क्या था? गांधी जी ने उनके सामने ऑफर रखा कि आप क्या करना, दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है आप उसकी मांग मत करना, हम आपको 71 के बदले 147 स्थान देंगे लड़ने के लिए चुनाव, साथ में केंद्रीय विधायिका में हरिजनों के लिए 18 सीटें हम आरक्षित करेंगे, यानी कि वहाँ से कांग्रेस का या दलित के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। ठीक है। ये था। उसके बाद ये समझौता हो गया। फिर होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो 16 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 के बीच होता है। याद रखना है आपको। ठीक है। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको बताया कांग्रेस इस भी सम्मेलन में शामिल नहीं होती थी। वो उसी तरह का होता था जैसे राम के बिना रामलीला। तो ये भी असफल रहा। ये लंदन में हुआ था। इसमें अंबेडकर शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया था। इस सम्मेलन में उन्हीं प्रतिनिधियों को सरकार ने बुलाया था जिनसे सरकार को आशा था कि विरोध नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए कुछ जो लिबरल थे, उदारवादी थे, ठीक है, या सांप्रदायिक व्यक्ति थे, उन्हीं को बुलाया था। तो ये है टोटल आज के बारे में, क्लास के बारे में। कल की क्लास में हम जानेंगे, चूँकि हमने आपको बताया गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के बाद जो स्वतंत्र राजनीति थी उससे और सक्रिय राजनीति थी उससे अपने आप को दूर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने हरिजनों के लिए काम करना शुरू किया था। तो उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको खासकर क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, और जो पूना पैक्ट है वो कब होता है। आपको याद रखना है गांधी जी ने आमरण अनशन कब शुरू किया था और कब उन्होंने पूना पैक्ट के द्वारा उस अनशन को तोड़ दिया था। ये क्रम कई बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।